दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख अ मैटर ऑफ रिलीफ ऑन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख फ्रीइंग द फार्म के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह जीएस पेपर 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। कृषि में सुधार, मायने और चुनौतियां। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आर्थिक पैकेज को विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि से संबंधित राहत उपायों की घोषणा की। उन्होंने आर्थिक पैकेज के रूप में कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण के लिए कृषि अवसंरचना को मजबूत करने तथा कृषि शासन संबंधी सुधारों के लिए अहम उपायों की घोषणा की। कृषि संबंधी आर्थिक पैकेज में मुख्यतः 11 उपायों की घोषणा की गई है। कृषि बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने से संबंधित हैं, जबकि 3 उपाय प्रशासनिक एवं शासन संबंधित सुधारों से संबंधित हैं। किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिले, इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन से जुड़ा एक अध्यादेश जारी किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक कृषि बाजार के लिए एक केंद्रीय कानून भी बनाया जाएगा। सरकार के मुताबिक नए कानून के बनने से अन्नदाता बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे और वे अपना अनाज कहीं भी बेच सकेंगे। तात्कालिक तौर पर इससे भी जुड़ा एक अध्यादेश जारी किया गया है। कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 जारी कर अवरोध मुक्त बाजार का रास्ता साफ कर दिया गया है। अभी किसान कृषि विपणन मंडी समिति यानी एपीएमसी के लाइसेंस धारकों को ही अपना उत्पाद बेच सकते हैं। इससे कभी कभी उन्हें सही कीमत नहीं मिल पाती। ऐसे में किसानों को लाभ पहुंचाने के नजरिए से इस सुधार को बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों का यह भी मानना है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में इस सुधार की बड़ी भूमिका होगी। सवाल है कि क्या सरकार की इस पहल से कृषि अवसंरचना मजबूत हो पाएगी। देखने वाली बात होगी कि बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। फिर यह भी देखना जरूरी है कि मौजूदा कानून में संशोधन और नए कानून के अस्तित्व में आने के बाद सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सरकार की मुख्य घोषणाओं पर एक नजर डालते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिन 11 उपायों की घोषणा की है, उनमें पहला है कि फार्म गेट और कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण के लिए कृषि आधारभूत अवसंरचना कोष का निर्माण किया जाएगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप आदि पर मौजूदा कृषि आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा, सूक्ष्म खाद्य प्रक्रमों के औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश की दिशा में 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ वैश्विक पहुंच वाली वोकल फॉर लोकल योजना शुरू की जाएगी। इससे ऐसे उद्यमियों को फायदा होगा जिनको खाद्य मानकों को हासिल करने, ब्रांड खड़ा करने और मार्केटिंग के लिए टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट की जरूरत है। इसके तहत महिलाओं और SC/ST स्वामित्व वाली इकाइयों और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा तथा क्लस्टर आधारित रणनीति जैसे उत्तर प्रदेश में आम, कर्नाटक में टमाटर, आंध्र प्रदेश में मिर्च, महाराष्ट्र में संतरा आदि को अपनाया जाएगा। तीसरा, समुद्री और अंतर्देशीय मछली पालन और जल कृषि के एकीकृत सतत और समावेशी विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की जाएगी। योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए के योगदान की घोषणा की गई है। समुद्री, अंतर्देशीय मछली पालन और जल कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए और आधारभूत ढांचा, फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के मुताबिक इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा। 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। चौथा, फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल व्यय के साथ शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को आगे और अधिक आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पांचवा, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन एवं पशुचारा आधारित आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में
निजी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के लिए संयंत्र स्थापित करने वाली इकाइयों को इस कोष के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। छठी घोषणा की बात करें तो यह औषधीय खेती के बारे में है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को सहायता प्रदान की है। अगले 2 सालों में 4,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से हर्बल खेती के तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधि गलियारा विकसित कर औषधीय पौधे लगाएगा। 7वीं घोषणा के तहत 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि से मधुमक्खी पालन क्षेत्र में अनेक योजनाओं को प्रारंभ किया जाएगा। इससे मधुमक्खी पालन के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ने की संभावना है। 8वीं घोषणा ऑपरेशन ग्रीन्स से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित ऑपरेशन ग्रीन्स, जो वर्तमान में टमाटर, प्याज और आलू को कवर करता है, उसे अब सभी फलों एवं सब्जियों तक विस्तृत किया जाएगा। योजना के माध्यम से फसलों के परिवहन तथा भंडारण पर 50-50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना को अगले 6 महीनों के लिए प्रायोगिक रूप से शुरू किया जाएगा तथा बाद में इसे विस्तार दिया जाएगा। 9वीं घोषणा की बात करें तो सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन की बात कही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया है। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों को नियंत्रण मुक्त किया जाएगा। केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे राष्ट्रीय आपदा, कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, अकाल आदि की स्थिति में भंडारण की सीमा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 10वीं की बात करें तो एक केंद्रीय कानून बनाने की घोषणा की गई है। यह कृषि विपणन सुधार यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म से संबंधित कानून होगा। तात्कालिक तौर पर इससे जुड़ा अध्यादेश भी जारी किया गया है। किसान को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज को बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराने, निर्बाध अंतरजातीय व्यापार को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादों की ई-ट्रेंडिंग के लिए एक रूपरेखा बनाने की दिशा में केंद्रीय विपणन कानून का निर्माण किया जाएगा। अंतिम घोषणा के रूप में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए ऐसा कानूनी ढांचा बनाया जाएगा जिसके तहत उसे निश्चित आमदनी हो। जोखिम रहित खेती की भी बात कही गई है। इसके अलावा फसल की गुणवत्ता का मानकीकरण किया जाएगा, जिससे किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इन तमाम घोषणाओं की बात करें तो इनमें किसानों को लेकर सरकार की दूरदर्शिता दिखती है, लेकिन कानून में संशोधन और नए कानून की घोषणा से ऐसा माना जा रहा है कि यह कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। आइए जानते हैं कानून में संशोधन और नए कानून के आने से क्या फायदे होंगे। कहा जाता है कि 1955 में बने आवश्यक वस्तु अधिनियम की जड़ें आजादी से पहले 1943 के बंगाल अकाल में थी। उसी दौरान भारत द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों का भी सामना कर रहा था। 1960 के दशक के मध्य तक भारत ने एक के बाद एक कई सूखों का सामना किया। नतीजतन भारत को अमेरिका से गेहूं का आयात करना पड़ा। आज भारत दुनिया में गेहूं और चावल दोनों के बड़े उत्पादक देशों में से है। हमारे पास खाद्यान्न के बड़े बड़े भंडार हैं, लेकिन हमारा कानूनी ढांचा 1950 के दशक का है, जो भंडारण में निजी क्षेत्र के निवेश को हतोत्साहित करता है। क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यापारी, प्रोसेसर या निर्यातक सीमित मात्रा में ही स्टॉक रख सकता है, इसलिए यूं कहें कि देश में भंडारण की प्रवृत्ति पर रोक है या सुविधाओं का अभाव है। जब किसान कटाई के बाद अपनी उपज को बाजार में लाते हैं तो अक्सर ही बाजार में अनाजों की अधिकता हो जाती है, जिससे उसकी कीमत में गिरावट देखी जाती है। जाहिर है इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, और जब सीजन में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ताओं को वही अनाज महंगा मिलता है। यानी किसान और उपभोक्ता दोनों को ही भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। लिहाजा सही मायने में अगर कानून में संशोधन किया जाता है तो यह समस्या खत्म होगी और सापेक्ष मूल्य स्थिरता लाने में किसान और उपभोक्ता दोनों को मदद मिलेगी। यह भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होने वाली कृषि उपज को खराब होने से भी बचाएगा।
प्रस्तावित केंद्रीय कानून में किसानों को एपीएमसी यार्ड के बाहर किसी को भी उपज बेचने की अनुमति देने की बात कही गई है, जिससे खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इतना ही नहीं, इससे मंडी शुल्क और कमीशन एजेंट को मिलने वाले कमीशन में कमी आएगी और एपीएमसी में कई राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले उपकर भी कम होंगे। यह बात किसी से भी दबी छुपी नहीं है कि उत्पादन प्रक्रिया से ज्यादा किसानों को बाजार में उपज बेचने में अधिक पीड़ा होती है। दूसरी ओर हमारे किसान एपीएमसी बाजार में एकाधिकार के भी शिकार हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रस्तावित कानून किसानों के लिए अधिक विकल्प खोलेगा और उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे उनकी आय में सुधार होगा। नए कानून के बनने के बाद अंतर्राज्यीय व्यापार की बाधाएं दूर होंगी और कृषि वस्तुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जाएगा, जिससे अलग अलग जगहों में उपजों की कीमतों में एकरूपता आएगी। इससे अधिशेष उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, जबकि उत्पादन की कमी वाले क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कम मूल्य में उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। नतीजतन भारत में कृषि उपज के लिए एक सामान्य बाजार की स्थापना हो सकेगी। तीसरा, इन घोषणाओं से अनुबद्ध खेती के लिए कानूनी माहौल बेहतर होगा। बुआई के समय किसानों को बेहतर मूल्य का आश्वासन देने से उन्हें फसल के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आमतौर पर हमारे किसान पिछले साल की कीमतों को ध्यान में रखकर बुआई के फैसले लेते हैं। ऐसे में नए तौर तरीके उनके बाजार जोखिमों को कम कर देंगे। फिर सवाल है कि इसमें किस प्रकार की चुनौतियां आएंगी। दरअसल कृषि क्षेत्र हमेशा ही चुनौतियों से घिरा रहा है। किसानों की आमदनी में गिरावट और किसान आत्महत्या हमेशा ही समस्या रही है। इन सभी समस्याओं के मूल में किसानों को उपज का वाजिब कीमत ना मिल पाना है। कृषि के लिए हालिया घोषणाओं में केंद्रीय कानून बनाने की बात कही गई है, लेकिन इस कानून के निर्माण के बाद कई प्रकार की चुनौतियां खड़ी होने की आशंका है। दरअसल यह एक केंद्रीय कानून होगा। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि किसान अब किसी भी राज्य में जाकर अपने उत्पाद बेच सकेंगे। इससे पता चलता है कि यह केंद्रीय कानून एक राष्ट्रव्यापी बाजार और रेगुलेशन की अवधारणा के साथ सामने आएगा, लेकिन कृषि राज्य सूची का विषय है। ऐसे में कई राज्य यह कतई नहीं चाहेंगे कि केंद्र का उस पर कोई नियंत्रण हो। लिहाजा राजनीतिक रूप से केंद्र और राज्यों के बीच टकराहट की आशंका जताई जा रही है। दूसरी चुनौती बिचौलियों से संबंधित हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में बिचौलियों की बड़ी भूमिका रहती है। किसान और खरीदार के बीच मिडलमैन की भूमिका निभाने वाले बिचौलियों की एपीएमसी की गतिविधियों पर अच्छी पकड़ होती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एपीएमसी राजनीतिक प्रभाव को घटाने या बढ़ाने में एक उपकरण के रूप में भी काम करता रहा है। ऐसे में एपीएमसी और बिचौलिए कहीं ना कहीं एक दबाव समूह के रूप में काम करते रहे हैं। जाहिर है, जब सरकार एपीएमसी की अहमियत को खत्म कर देगी तो सरकार पर अच्छा खासा दबाव आएगा। ऐसे में इनसे निपटना भी एक बड़ी चुनौती होगी। तीसरी चुनौती एपीएमसी मंडियों को लेकर है। दरअसल अब तक नियम यह था कि किसान अपनी उपज को केवल लाइसेंस प्राप्त एपीएमसी व्यापारियों को ही बेच सकते थे, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश किसान, खासकर छोटे और सीमांत किसान, अपनी उपज को छोटे और गैर लाइसेंसी व्यापारियों को बड़े पैमाने पर बेचते रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि अगर किसान एपीएमसी मंडियों में अपनी उपज बेचने के लिए कानून से बंधे हैं, तो उनमें से कई किसान अपनी उपज बाहर क्यों बेच रहे हैं? इसकी वजह यह है कि उपजों को बेचने के लिए भारत में अभी भी पर्याप्त मंडियां नहीं हैं। अब जबकि किसान किसी भी राज्य में अपनी उपज बेचने के लिए आजाद होंगे, तब मंडियों की यह कमी फिर उन्हें अपनी उपज का वाजिब मूल्य नहीं दिला सकेगी। 2017 डबलिंग फार्मर्स इनकम रिपोर्ट के मुताबिक एपीएमसी के तहत मौजूदा 6,676 मुख्य और सब मार्केट यार्ड के अलावा भारत को 3500 से अधिक थोक बाजारों की जरूरत है। लगभग 23,000 ग्रामीण आवधिक बाजार या हाट भी लंबे समय से उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। यानी मंडियों की कमी होने से स्थितियां जस की तस बनी रहेंगी और किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। कोविड-19 महामारी के तहत घोषित आर्थिक पैकेज में कृषि संबंधी उन सुधारों को शामिल किया गया है जिनकी लगातार मांग की जा रही थी। सुधारों के बाद किसान अपना उत्पाद किसी भी स्थान पर बेच सकेंगे।
आर्थिक पैकेज न केवल कृषि अवसंरचना में सुधार करने में मदद करेगा, बल्कि व्यापारी तथा कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को देश के भीतर कृषि उपज की किसी भी मात्रा को स्वतंत्र रूप से खरीद, स्टॉक और स्थानांतरित करने में सक्षम बनाएगा। कृषि अवसंरचना को बेहतर करने की दिशा में मंडियों की संख्या में इजाफा सबसे जरूरी कदम है। दशकों से ज्यादातर राज्यों और गिने चुने क्षेत्रों में प्राथमिक थोक बाजार को तैयार करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में बहुत कम निवेश किया गया है। जाहिर है, इससे बाजारों तक किसानों की पहुंच आसान के बजाय मुश्किल हुई है। लिहाजा बाजार के बुनियादी ढांचे के लिए नए आवंटन का उपयोग पूरी तरह से डिजाइन किए गए बाजार अवसंरचना तंत्र के निर्माण में किया जाना चाहिए। इसमें भी खासकर दूर दराज के क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीत के विपरीत इस प्रक्रिया को प्रत्येक स्थान पर किसानों और व्यापारियों के साथ गहराई से जुड़ा होना चाहिए, ताकि अवसंरचना और परिसंपत्तियों के नुकसान से बचा जा सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब कृषि में सुधार की बात होती है तो केवल किसान की बात होती है, लेकिन लोग मजदूरों की बात नहीं करते। हालिया घोषणाओं के केंद्र में भी केवल किसान को ही रखा गया और मजदूरों पर कोई बात नहीं की गई है। यह समझने की जरूरत है कि कृषि क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है और भूमिहीन मजदूर या सीमांत किसान इसके अभिन्न अंग हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जब भी वे नीति निर्माण की कोशिश करें, तब भूमिहीन मजदूरों को नजरअंदाज न किया जाए, अन्यथा कृषि क्षेत्र में कामगारों की कमी का संकट पैदा हो सकता है। इसके अलावा कृषि सुधार के लिए केवल योजनाओं का ऐलान ही पर्याप्त नहीं है। कृषि क्षेत्र के सुधार और उसके विकास के लिए जरूरी है कि कृषि संबंधित शोध एवं विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाए। मौजूदा वक्त में कृषि जीडीपी का लगभग 1% ही शोध एवं विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है। इसलिए सरकार को इस दिशा में भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आवश्यक वस्तु अधिनियम जमाखोरी पर पाबंदी लगाता है और निजी क्षेत्र को कृषि में वेयरहाउसिंग और भंडारण में निवेश करने से रोकता है। अनाज, खाद्य तेल, दाल, प्याज और आलू जैसे खाद्य पदार्थों को बाहर करने और स्टॉक सीमा पर पाबंदी खत्म करने की सरकार की घोषणा स्वागत योग्य है। किसानों को अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए विपणन सुधारों को प्रारंभ करने की दिशा में यह एक अहम कदम है। केंद्र की यह घोषणा तब हुई है जब पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्य कृषि बाजार को खोलने के लिए पहले ही कदम उठा चुके हैं। मौजूदा वक्त में किसान केवल एपीएमसी में लाइसेंसधारी व्यापारियों को अपनी उपज बेचते हैं और केंद्र के हालिया कदम से कृषि व्यापार पर इन व्यापारियों की पकड़ कम हो सकती है। अब किसान अपनी उपज किसी को भी बेच सकेंगे और व्यापारियों एवं संगठित खुदरा विक्रेताओं को खाद्य पदार्थों की खरीद और स्टॉक करने की सुविधा प्रदान करेंगे। इससे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और कृषि प्रक्रिया की पूरी श्रृंखला को इससे मजबूती मिलेगी। इस प्रकार उत्पाद और उपभोक्ता दोनों को ही लाभ पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार को भी निवेश करना होगा। समझना होगा कि निजी निवेश तभी आएगा जब सार्वजनिक निवेश के जरिए एक प्रकार का विश्वास पैदा किया जाए। फिर कानूनी ढांचे के निर्माण के ऐलान से किसान, प्रोसेसर और बड़े खुदरा विक्रेताओं से जुड़ सकेंगे, जिससे अनुबंध खेती का मार्ग भी प्रशस्त होने की संभावना है। बहरहाल हमें भारत के कृषि बाजारों की विविधता, गतिशीलता, उद्यम और लचीलेपन को पहचान कर उन्हें मजबूत करने की जरूरत है। आइए नोट करते हैं आज का सवाल। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन और नए केंद्रीय कानून के अस्तित्व में आने से कृषि क्षेत्र में किस प्रकार के सुधार आने की संभावना है? परीक्षण कीजिए।